नमस्कार दोस्तों। आइए एक बार फिर से डिटेल में डिस्कस करते हैं बॉटनी बाला में बायोलॉजी से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं हिमाचल प्रदेश के टैट एग्ज़ाम में नवंबर 2021 में। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि अभी हाल ही में टैट का एग्ज़ाम जो है वो दोबारा होने वाला है हिमाचल प्रदेश का, और टीजीटी के एग्ज़ाम जो हैं वो भी बहुत जल्द नोटिफाई होने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी तैयारी को वो धार जो है वो दे पा रहे हैं जिससे आप सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमएससी एंट्रांस की, नीट की या फिर केवीएस और एनवीएस जैसे टीचिंग एग्ज़ाम्स की, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करवाएंगे क्योंकि हम इन क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक और शेयर उन लोगों के साथ ज़रूर करिए जिनके लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। बिना किसी देरी के चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स इज कॉल्ड। तो खेतों में जो फसल होती है उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है। फील्ड क्रॉप्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले है पोमोलॉजी, बी है एग्रोनॉमी, सी है ओलेरीकल्चर एंड डी है फ्लोरिकल्चर। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स इज नोन एज एग्रोनॉमी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब फील्ड क्रॉप्स में कौन सी क्रॉप्स है जिनको हम खेतों में लगाते हैं? एग्रीकल्चर बेसिकली जिसको कहा जा रहा है, तो एग्रीकल्चर में तो हम सिर्फ कल्चर कर रहे हैं, हम सिर्फ उनको उगा रहे हैं, लेकिन जो एग्रोनॉमी है उसको इकोनॉमी के साथ जोड़ा गया है। यानी एग्रोनॉमी में जो फील्ड की क्रॉप्स हैं उनको प्रोड्यूस करना है, उनकी स्टोरेज किस तरह से होगी, उनकी प्रोसेसिंग किस तरह से की जानी है, और सबसे मेन बात कि उनकी मार्केटिंग किस तरह से की जानी है। हाउ द प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द मार्केट, ठीक है, और किस तरह से उसको बेचा जाना है। ये सारा का सारा जो हम स्टडी करते हैं वो एक ब्रांच है बॉटनी की जिसमें स्टडी किया जाता है एंड दैट इज नोन एज एग्रोनॉमी। नेक्स्ट पोमोलॉजी यहाँ पर दिया गया है। तो पोम जो है वो फ्रूट्स की स्टडी, ठीक है, फ्रूट्स की प्रोडक्शन, फ्रूट्स की स्टोरेज किस तरह से होनी है, किस तरह से उनको उनकी क्वालिटी को बेटर करना है, किस तरह से उनको डिजीज़ से बचाना है, मार्केट में किस तरह से पहुंचाना है, वो सब हम पोमोलॉजी में डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। ओलेरीकल्चर सिंपल, ओलेरीकल्चर में हम वेजिटेबल्स को कंसीडर करते हैं, और फ्लोरिकल्चर में हम फ्लावर्स की कल्टीवेशन, उनकी प्रोडक्शन, उनका स्टोरेज किस तरह से होना है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होनी है, एंड अगेन प्रोसेसिंग और मार्केटिंग किस तरह से होना है। तो पोमोलॉजी फ्रूट्स है, एग्रोनॉमी फील्ड क्रॉप्स हैं, ओलेरीकल्चर वेजिटेबल्स हैं, और फ्लोरिकल्चर जो है वो फ्लावर्स हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a correct description of tissue culture? टिश्यू को कल्चर करना है, इसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो कौन सा है, ये हमने यहाँ पर बताना है। तो टिश्यू और कल्चर से हमें वैसे पता लग रहा है कि टिश्यू इज ए स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका स्पेशल कोई काम होगा, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो यहाँ पर क्या है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन। फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन से टिश्यू कल्चर का डायरेक्टली कोई रोल नहीं है। ग्रोथ एंड प्रोपेगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, जो बगीचों में लगाई जाती हैं क्रॉप्स, उनकी ग्रोथ और प्रोपेगेशन, तो उसको हॉर्टिकल्चर बोलेंगे। टिश्यू कल्चर क्यों हम कहें, टिश्यू कल्चर भी उसमें काम में आता है, लेकिन दिस इज नॉट द डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन या करेक्ट डिस्क्रिप्शन। साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग एनिमल टिश्यूज इन आर्टिफिशियल मीडियम, तो ये ठीक हो सकता है, और यही इसका ठीक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग एनिमल टिश्यूज इन आर्टिफिशियल मीडियम। टिश्यू कल्चर बेसिकली क्या है, हमने टिश्यूज बनाने हैं
और उनको कल्चर करना है, तो कल्चर कहाँ करेंगे? लैब कंडीशन में उसको कल्चर करेंगे, दैट इज टिश्यू कल्चर। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, ये तो कंजर्वेशन में आ जाता है। तो बेसिकली जो टिश्यू कल्चर है, इसकी अगर हम एक मोटा मोटा डेफिनेशन देखें तो उसमें क्या है, हम लैब कंडीशन में सेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को, या इससे बड़ा कोई सिस्टम अगर हो जो बनाया जा सके, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, वैसे ये होता नहीं है, लेकिन सेल, टिश्यूज और ऑर्गन्स को किसी प्लांट या एनिमल के बाहर लैब कंडीशंस में सुटेबल मीडियम में हम जब प्रोपेगेट करेंगे प्लांट्स के केस में, और जब कल्चर करेंगे एनिमल्स के केस में, तो उसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। और इसी को ही, टिश्यू कल्चर को ही प्लांट्स के केस में माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। ओके, अब जो ग्रोथ मीडियम है वो लिक्विड हो सकता है, सेमी लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। और एक चीज़ याद रखनी है, टिश्यू कल्चर में अगार जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो कहाँ से मिलता है? रेड एल्गी से मिलता है। इसके अलावा साइटोकाइनिन जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, उसको भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और साइटोकाइनिन का ही इक्विवेलेंट एनिमल में काइनेटिन है। तो प्लांट्स के केस में इसको प्लांट की क्लोनिंग करने के लिए, फॉरेस्ट के ट्रीज बनाने के लिए भी, और एग्रीकल्चर की यील्ड को बेटर बनाने के लिए, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को बेटर करने के लिए टिश्यू कल्चर को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप्स हैज द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ प्रोटीन? कौन सी फूड क्रॉप है जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होगा? कसावा, सोयाबीन, व्हीट और मेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन। सोयाबीन में, इन सभी में देखा अगर जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन का कंटेंट है वो होता है। तो सोयाबीन बेसिकली, इसको ग्लाइसिन मैक्स जो है वो साइंटिफिकली कहा जाता है, ग्लाइसिन मैक्स। और लेग्यूमिनेसी में फैबेसी का सब फैमिली, फैबेसी का ये मेंबर है लेग्यूमिनेसी में। और इसकी रूट्स जो हैं वो नोड्यूलेटेड होती हैं। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में यहाँ पर ग्रो करता है रूट नोड्यूल्स में, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। अगर हम इसके कंटेंट की बात करें, इसका न्यूट्रिशनल जो कंटेंट है उसकी बात करें, तो 100 ग्राम अगर सोयाबीन आप कंज्यूम कर रहे हो तो उसमें 36 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है वो आपको मिलती है। और 36 ग्राम ऑफ प्रोटीन का मतलब है इट इज़ इक्वलेंट टू द 76% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। ह्यूमन को डेली जितना प्रोटीन खाना चाहिए उसका 76% सिर्फ 100 ग्राम सोयाबीन खाने से पूरा किया जा सकता है। दिस मच अमाउंट ऑफ प्रोटीन सोयाबीन कंटेन्स। इसके अलावा डेली रिक्वायरमेंट का 27% कैल्शियम, 30% फैट्स, 51% का पोटाशियम, 36% का डाइटरी फाइबर्स, 70% का मैग्नीशियम, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 87% जो आयरन है वो हमें इस 100 ग्राम सोयाबीन से मिल जाता है, ठीक है। तो ये सोयाबीन जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड है। सर्दियों में तो इसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, और सोया चंक्स तो आप लोग भी खाते ही होंगे। अगर यहाँ पर हम वीट की बात करें तो वीट जो है इसको ट्रिटिकम एसाटिवम कहा जाता है। हेक्सापोलाइड होती है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 42 है, हैप्लॉइड नंबर 7 है। और इस 7 के कितने सेट्स हैं? 6 सेट्स हैं, इसलिए इसको हेक्सापोलाइड कहा जाता है। तो 7 6 42, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 42 हैं। ये वीट से याद रखना है। ग्लूटेन जो है वो वीट में पाया जाता है। और अगर मेज़ की बात करें तो मेज़ को कहा जाता है जिया मेज़।
और वीट और मेज दोनों ही ये पोएसी के मेंबर हैं। ओके, इसके अलावा इस क्वेश्चन में इतना ही। अनीमोफिली इज पॉलिनेटेड बाय, तो पॉलिनेशन, अनीमोफिली किस तरह का पॉलिनेशन होता है ये हमने यहाँ पर बताना है। पॉलिनेशन क्या होता है पहले ये सोचते हैं। पॉलिनेशन होता है पोलन ग्रेन्स को मेल पार्ट से, ठीक है, एंथर से पोलन रिलीज हुए उसको वहाँ से लेकर जाना है कहाँ, टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल या पिस्टल, वहाँ तक लेकर जाना है। तो ये पॉलिनेशन है। अब इस पॉलिनेशन के बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, हमें यहाँ पर बताना है कि एनीमोफिली जो है वो किस तरह का पॉलिनेशन है। तो एनीमोफिली इज द पॉलिनेशन बाय विंड, हवा के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको एनीमोफिली कहा जाता है। बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो एनीमोफिली शो करते हैं, थ्रू विंड जो हैं वो पॉलिनेट होते हैं। और अगर हम देखें पोएसी के जो मेंबर्स हैं, पोएसी जितने भी हमारी फसलें हैं, खासकर अनाज की जो फसलें हैं, वहाँ पर जो पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है, चाहे वो मक्का है, चाहे वो धान है, चाहे वो कनक है, इनमें हमें थ्रू विंड जो है वो पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो ये जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोलन जो है वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, पोलन बहुत ज़्यादा बनेंगे। और जो फ्लावर्स होते हैं वहाँ पर वर्सेटाइल जो एंथर्स हैं वो वर्सेटाइल होते हैं, हवा में लटके रहते हैं कुछ इस तरह से। और जो इनका कार्पल होता है, ठीक है, कार्पल होती है जो, उसके जो ओवरी है वहाँ पर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होगा बेसिकली। और जो स्टिग्मा है वो बहुत ज़्यादा फेदरी होती है, जिसकी वजह से ये पोलन जो हैं ये यहाँ पर कैप्चर हो जाते हैं। स्टिकी और फेदरी जो पिस्टिल है यहाँ पर, स्टिग्मा है सॉरी, वो यहाँ पर होती है। जब हम पॉलिनेशन की बात करते हैं तो पॉलिनेशन के जो एजेंट्स होते हैं वो एबायोटिक और बायोटिक एजेंट्स होते हैं। एबायोटिक में जैसे विंड है जिसको एनीमोफिली कहा, और वाटर आता है जिसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं। हाइड्रोफिली में वेलिस्नेरिया और जोस्टेरा सी ग्रास जिसको कहते हैं, ये इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं हाइड्रोफिली के। और अगर हम ये बोलें कि जो लोटस प्लांट है वो क्योंकि पानी में होता है तो उसमें भी ये हाइड्रोफिली होती है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होती है, तो वैसा नहीं है। लिली में जो पॉलिनेशन होगी वो विंड से पॉलिनेशन उस फ्लावर में होती है। जब हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं तो बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो पॉलिनेशन कर रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल आता है वो आता है इंसेक्ट्स का। इंसेक्ट्स में सबसे अच्छा जो है वो है बीज, ठीक है, येलो कलर के फ्लावर में रहती ये अट्रैक्ट होती हैं। और जो बटरफ्लाइज हैं वो रेड कलर के फ्लावर में अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। बीज आर कलर ब्लाइंड फॉर रेड, तो बीज जो हैं वो येलो फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन होता है उसमें मॉथ्स भी आती हैं, बटरफ्लाइज भी आती हैं, बिटल्स भी आते हैं, और बीज, वास्प ये तो आते ही हैं। अब जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं या फ्लावर्स हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि उनमें बहुत ज़्यादा नेक्टर प्रेजेंट होगा। बायोटिक कंपोनेंट जो भी हैं, नेक्टर यानी रिवॉर्ड जो है वो इंसेक्ट को चाहिए। इंसेक्ट किसी फूल के ऊपर क्यों आएगा, उसको या तो नेक्टर चाहिए या तो पोलन चाहिए, उसके लिए उस फूल पे आएगा और बदले में वहाँ पर क्या हो जाती है, पॉलिनेशन हो जाती है। या अगर हम मॉथ्स की बात करें, जैसे अमॉर्फोफेलिस प्लांट है या यूका प्लांट है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, मॉथ्स को स्पेसिफिक
रिवॉर्ड मिलता है। जैसे यूका में क्या है, यूका की जो मौत होती है, यूका के फ्लावर को पॉलिनेट करने वाले जो मौत होते हैं वो उस फ्लावर में एग्स ले करते हैं और अल्टीमेटली वो एग्स जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट प्रोजनी को वहाँ पर बनाते हैं। तो यूका और जो यूका का मौत है वो दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हैं। यूका होगा तो वो मौत होगा, मौत होगा तो वो यूका होगा। एक भी अगर स्पीशीज़ इस अर्थ से ख़त्म होती है तो उसका जो रिस्पेक्टिव दूसरा काउंटर पार्ट है वो भी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और ये जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं ये हमेशा हमें इन्फ्लोरेसेंस में देखने को मिलेंगे। अकेला फ्लावर जो है वो नहीं होता है, इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। उसी तरह से बायोटिक कंपोनेंट्स में बर्ड्स भी आते हैं, जिसमें हमिंग बर्ड जो है वो एक बहुत पॉपुलर एजेंट है पॉलिनेशन का। और बर्ड्स से पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, बहुत ज़्यादा शोई होंगे, ब्राइट कलर के होंगे और नेक्टर जो है उनमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बैट्स जो हैं वो पॉलिनेशन करते हैं। बैट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है उसको जीरोटेरोफिली कहते हैं। बर्ड से जो पॉलिनेशन होती है उसको ऑर्निथोफिली कहते हैं, ऑर्निथोफिली। इसके अलावा एंट्स जो हैं वो भी पॉलिनेशन करती हैं और उसको मायरमेकोफिली कहा जाता है। स्नेल्स अगर पॉलिनेशन कर रही हैं तो उसको मेलैकोफिली कहते हैं। जैसे बहुत सारे एरम फैमिली के जो फ्लावर्स हैं उनमें पॉलिनेशन जो है वो स्नेल्स के थ्रू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। इस 2021 के पेपर में अंडरग्राउंड स्टेम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। 2-3 दिन से इस पेपर को हम कर रहे हैं और मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से हैं। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर इस पेपर के थ्रू कर सकते हैं। विच ऑफ दीज इज़ अ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। तो ये क्वेश्चन बेसिकली हमने पिछले 2-3 सेशन में कर लिया है, आज फिर से इसको करते हैं। रेडिश इज़ अ रूट, कैरेट इज़ अ रूट, स्वीट पोटैटो इज़ ऑल्सो अ रूट एंड पोटैटो इज़ अ ट्यूबरस स्टेम। और स्टेम में भी ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, ट्यूबरस राइजोम है ये। ओके, पोटैटो इज़ अ ट्यूबरस स्टेम। स्वीट पोटैटो ये ट्यूबरस है और ये रूट है। स्वीट पोटैटो ट्यूबरस रूट है। रेडिश जो है ये फ्यूजिफॉर्म रूट है, टैप रूट है। फ्यूजिफॉर्म मतलब बीच में से मोटी और दोनों एंड प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड में कैसी पतली। और कैरेट क्या है, ये कोनिकल रूट है, मतलब जहाँ पर इसकी स्टेम इमर्ज हो रही है, ठीक है, जहाँ पर इसकी स्टेम इमर्ज हो रही है, जो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है, वहाँ पे ये बहुत मोटी होती है एंड टेपर हो जाती है टुवर्ड द डिस्टल एंड। इसके अलावा एक नेपी फॉर्म आता है। नेपी फॉर्म किस तरह से, ऊपर बिल्कुल लट्टू के शेप की जो होती हैं, जिसमें शलगम जो है वो हम खाने को देखते हैं। तो ये क्या है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज, ये क्वेश्चन भी हमने कल परसों कर लिया था। एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम, स्वीट पोटैटो, सॉरी जिंजर, स्वीट पोटैटो, शुगर केन या रेडिश। तो जिंजर इज अ एडिबल राइजोम। ओके, जिंजर के साथ हमने क्या किया था, टर्मरिक भी किया था। जिंजीबरेसी फैमिली के मेंबर हैं दोनों, और ये क्या है, राइजोम है, दोनों ही राइजोम है। स्वीट पोटैटो जो है ये ट्यूबरस रूट है अगेन। शुगर केन में हम स्टेम को खाते हैं, विच इज एडिबल। रेडिश जो है ये क्या है, रूट है, मॉडिफाइड टैप रूट है। इसके अलावा अगर हम एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें तो पोटैटो आता है। पोटैटो क्या है, ट्यूबर है। अनियन और गार्लिक बल्ब्स हैं। जिमिकंद अगर आपने खाया हो, जिसको एलिफेंट फुट याम कहते हैं, तो वो भी क्या है, ट्यूबरस स्टेम है। और तरडी की अगर बात करते हैं, तरडी आजकल सर्दियों में बहुत निकाली जाती है,
थर्ड डी ये भी यम है, डायोस्कोरिया का डायोस्कोरिया स्पीशीज़ आएगी इसमें, डायोस्कोरिया की कोई स्पीशीज़ है और वो भी कैसे होते हैं, ट्यूबर होते हैं, थर्ड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ प्लांट विच रिप्रोड्यूसेस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। तो ऐसा प्लांट जो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है वो कौन सा है, ऑप्शन देखते हैं, मस्टर्ड, कोरिएंडर, फर्न्स, पिटूनिया। तो फर्न्स जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। फर्न्स में क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, जबकि मस्टर्ड में दाने यानी सीड्स होते हैं। कोरिएंडर के भी फ्रूट देखते हैं हम, कोरिएंडर में जो कोरिएंडर का दाना, धनिये का दाना जो हम खाते हैं वो बेसिकली एक फ्रूट है। और पिटूनिया की अगर बात करें तो पिटूनिया में भी सीड्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। मतलब इन तीनों में ए, बी और डी ऑप्शन में हमें सीड्स के थ्रू जो है वो रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, जबकि जो सी, फर्न्स, टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वहाँ पे हमें स्पोर्स देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू चलिए एक बार देख लेते हैं एक्लियर की क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम की जो बेसिक आउटलाइन है एक्लियर की क्लासिफिकेशन की, उसको समझने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो एक्लियर जो है इस साइंटिस्ट ने ऑन द बेसिस ऑफ सीड एंड फ्लावर प्रेजेंट है या एब्सेंट है या किस तरह का जो रिप्रोडक्शन है वो है, उसके बेस पे जो प्लांट किंगडम है उसको दो सब किंगडम में डिवाइड किया। एक उसने बोला कि क्रिप्टोगेमाई और दूसरा जो सब किंगडम इन्होंने कहा वो कहा Phanerogamai. Now, what is this cryptogamai and phanerogamai? क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, ठीक है, जहां पर हमें फ्लावर्स देखने को नहीं मिलेंगे और सीड्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऐसे जो प्लांट्स थे जिसमें फ्लावर्स भी नहीं है, सीड्स भी नहीं है, वो किस में आए, क्रिप्टोगेमाई में आए। और फनेरोगेमाई का मतलब है सीड बियरिंग, ऐसे प्लांट्स जिसमें सीड्स प्रेजेंट थे वो किस में आए, फनेरोगेम्स में आए। अभी अगर क्रिप्टोगेम्स की अगर हम बात करें तो जो सब किंगडम क्रिप्टोगेमाई है, सब किंगडम क्रिप्टोगेमाई, इसको अगर हम देखें तो क्रिप्टोगेमाई को इसने 3 डिवीजन में डिवाइड किया। सबसे पहले थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगेमाई को किस बेसिस पे इसने डिवाइड किया, क्रिप्टोगेमाई को इसने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। क्रिप्टोगेमाई जो रिप्रोड्यूस करते हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स से, सारे के सारे क्रिप्टोगैम्स जो हैं, चाहे वो थैलोफाइटा के मेंबर्स हैं, चाहे वो ब्रायोफाइटा के मेंबर हैं, चाहे टेरिडोफाइटा के मेंबर हैं, इन तीनों में ही स्पोर्स से जो है वो रिप्रोडक्शन होती है। थैलोफाइटा के मेंबर थे एल्गी और फंजाई। थैलोफाइटा के मेंबर कौन रखे इसने, एल्गी और फंजाई। अब एल्गी और फंजाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है, थैलॉइड है, मतलब ट्रू रूट स्टेम जो है या लीव्स जो हैं वो कैसी होती हैं, एल्गी और फंजाई में एब्सेंट होती है, दैट्स व्हाई दे आर द मेंबर ऑफ थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्रायोफाइट्स में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट है, थैलोफाइटा में सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है, ब्रायोफाइटा में सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं और वो कैसे होंगे, मल्टी सेल्यूलर होंगे, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स होंगे। और जो प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट्स में हमें प्लांट बॉडी नज़र आती है वो कैसी है, यहाँ पर हैप्लॉइड है, गैमेटोफिटिक बॉडी जो है वो हमें नज़र आती है। जबकि टेरिडोफाइट्स में क्या है, टेरिडोफाइट्स में एम्ब्रियो तो प्रेजेंट है और बॉडी जो है वो कैसी है, स्पोरोफिटिक बॉडी है, लेकिन रिप्रोडक्शन सिर्फ स्पोर से होता है। ये इन तीनों में बेसिक सा डिफरेंस। अब बात करते हैं दूसरे सब किंगडम की जिसका नाम था सब किंगडम फनेरोगेमाई। सब किंगडम फनेरोगेमाई को अगेन एक्लियर ने डिवाइड किया इन टू डिविजन, वन इज
जिम्नोस्पर्माई और दूसरा है एंजियोस्पर्माई। जिम्नोस्पर्माई और एंजियोस्पर्माई दोनों में ही सीड्स प्रेजेंट हैं, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर्स एब्सेंट हैं, यानी जो सीड्स हैं वो कैसे हैं, नेकेड हैं। और एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर प्रेजेंट हैं और सीड्स जो हैं वो कवर्ड हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे सीड्स? फ्रूट में प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। आई होप एक्लियर की क्लासिफिकेशन आपको समझ में आई होगी, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप उसको कर पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को अपनी एक नोटबुक में ज़रूर नोट करते हैं, और फर्दर रेफरेंस के लिए ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बहुत अच्छे रहेंगे। मैं इतना आपको गारंटी से बता सकती हूँ कि इस क्वेश्चन के या इन क्वेश्चंस के इर्द गिर्द अगर आपको एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर उनको सॉल्व कर पाएंगे, अगर आप इन क्वेश्चंस के नोट्स अपनी नोटबुक में बना रहे हैं तो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।